अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और आवाम और मैं हूं सोनिया अदनान। नाजरीन, प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे कि ऐसा लग रहा है कि हुकूमत ने नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी में हायल रुकावटें एक एक करके हटाना शुरू कर दी हैं और नवाज शरीफ साहब की जो ताहयात नाहली का एक सफ़र था वो अहलियत की तरफ शुरू हो गया है। क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि हुकूमत की जानिब से इलेक्शन एक्ट में तरमीम की गई और 62(1)(f) के तहत जो नाहली की मुद्दत थी जो कि पहले हयात होती थी नाहली, वो अब 5 साल कर दी गई है। यानी कि अगर कोई शख्स नाहल करार भी दिया जाता है किसी केस के नतीजे में, तो जिस दिन वो नाहल होगा उस दिन से ये नाहली शुरू होगी और ये 5 साल तक होगी। अगर स्पेसिफिकली नवाज शरीफ साहब की बात की जाए या जहांगीर तरीन के हवाले से बात की जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिबेट हो रही है कि शायद मखसूस हालात में ये कानून साजी हो रही है, पर्सन स्पेसिफिक अमेंडमेंट भी इसे कहा जा रहा है। लेकिन अगर नवाज शरीफ साहब के केस की अगर बात करें तो ज़ाहिर है नवाज शरीफ साहब की नाहली हुई थी 2017 के अंदर और 2022 तक ये नाहली अगर ये ज़ाहिर तरमीम हो जाती है तो 2022 में यह नाहली ख़त्म हो जाती है। तो क्या नवाज शरीफ साहब के लिए आइंदा इलेक्शन में आना, इलेक्शन लड़ना, ये मामलात जो हैं वो अब शुरू हो गए हैं, तमाम तर केसेस ख़त्म हो जाएंगे और क्या जल्द नवाज शरीफ साहब वतन वापस होंगे और 2023 के इलेक्शन में क्या वो हिस्सा ले सकेंगे? क्योंकि अब सबसे अहम सवाल इस वक्त ये है कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। इस हवाले से गुज़िश्ता रोज़ भी हमने देखा मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि उम्मीद है कि इस साल इलेक्शन हो जाएंगे। आज बिलावल भुट्टो ने भी खिताब किया इस हवाले से। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी तो इलेक्शन के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि हम इत्तेहादी जमातों को ये कहते हैं कि आप आएँ और इलेक्शन लड़ें। उन्होंने ये तक कहा कि हिम्मत पकड़ें और इलेक्शन में आएँ। तो देखना यह है कि क्या वाकई इलेक्शन होंगे और इसी साल होंगे। और आज इस सब में एक और अहम खबर ये आई है, ज़राई से ये खबरें ज़ाहिर रिपोर्ट हो रही थी, ये कौमी असम्बली की कबल अज़ वक्त तहलील के लिए भी अब मुशावरत जो है वो शुरू हो गई है इत्तेहादी जमातों के दरमियान। 13 अगस्त को मुद्दत पूरी हो रही है और अगर मुद्दत पूरी होती है, इलेक्शन होते हैं तो ज़ाहिर है वो 60 दिन का टाइम है और कबल अज़ वक्त अगर असम्बली तहलील हो जाती है तो फिर 90 रोज़ के अंदर हुकूमत इलेक्शन कराएगी। ज़ाहिर है जो भी केयर टेकर सेटअप आना है इलेक्शन होने, तो क्या वाकई एक माह की ताखीर चाहती है गवर्नमेंट? इस पर भी बात करेंगे। ऐसी कोई सोच है गवर्नमेंट के अंदर? इसी सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। इसके साथ साथ नाजरीन दीगर अगर सियासी मामलात पर बात करें तो सियासी टेम्परेचर हाई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो टूट फूट का शिकार थी। फिलहाल ये सिलसिला रुका हुआ है क्योंकि हम देख रहे हैं कि फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल, अली जैदी और आमिर कियानी की शमूलियत के बाद इस्तेहकाम पार्टी की अगर बात करें तो कोई बड़ा नाम अभी तक फिर से दोबारा शामिल नहीं हुआ और ये चारों रहनुमा भी पार्टी में शमूलियत के बाद से खामोश हैं। परवेज़ खटक साहब की अगर बात करें तो वो भी जो इस्तेहकाम पार्टी है इसमें शमूलियत की खबरों की तरदीद कर रहे हैं। अब देखना ये कि सारी सूरत हाल के अंदर इस्तेहकाम पार्टी का मुस्तकबिल होगा क्या, और इसके साथ साथ चेयरमैन PTI और इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस सारे सिनेरियो के अंदर मुस्तकबिल जो है वो क्या होगा। इसके साथ साथ नाज़रीन एक अहम खबर आज ये भी आई कि TLP और हुकूमत के दरमियान जो मामलात थे वो तह पा गए हैं। ज़ाहिर है TLP की जानिब से मार्च का ऐलान किया गया था तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का मुतालबात के हक़ में। कराची था इस्लामाबाद ये लॉन्ग मार्च जारी था, जेहलम के करीब ये पहुंचा था और वज़ीर दाखिला की जानिब से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और ये कहा गया कि मुज़ाकरात हो गए हैं, मुज़ाकरात इनसे कामयाब हो गए हैं। और ज़ाहिर है TLP के जो नुमाइंदे उन्होंने भी बताया कि हमारे मुतालबात में तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत, महंगाई का खात्मा और साथ साथ डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का जो मामला था उस पर भी ये कहा गया है वज़ीर दाखिला की जानिब से कि हम ख़त लिखेंगे अमरीका को। और फिर उनकी जानिब से कहा गया चूँकि हमारे मुतालबात मंजूर कर लिए गए हैं इसलिए ये मार्च ख़त्म कर दिया गया है। प्रोग्राम के आखिर में नाज़रीन बात करेंगे अफसोसनाक वाक़या 2 दिन पहले पेश आया और यूनान कश्ती का ये हादसा इंतहाई अफसोसनाक ये सूरत हाल देखने में सामने आई और पाकिस्तानियों के भी ज़ाहिर है वहाँ पर बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। अब सवाल नाज़रीन ये है कि पाकिस्तानी जो सफारत खाना है वो वहाँ पर मौजूद जो लोग हैं उनके लिए क्या इक़दाम कर रहा है। प्रोग्राम के आखिर में इस सारी सूरत हाल पर तफसील से बात करेंगे। लेकिन अगर इस हादसे की डिटेल्स में अगर थोड़ी सी आपको बताऊँ तो 2 रोज़ पहले यूनान में तारकीन वतन की कश्ती डूब गई थी जिसमें 79 अफराद
के जाँ बहक होने की इत्तला थी और इसमें 50 से ज़ायद जो पाकिस्तानी नौजवान थे वो भी शामिल थे। ये बड़ा अफसोसनाक है क्योंकि मुस्तकबिल के गहरे सुनहरे ख्वाब सजाए बहुत सारे लोग जो है वो गैर कानूनी तरीके से मुल्क से बाहर जाते हैं और फिर इस तरह के हादिसात का शिकार हो जाते हैं। अभी तक जो इत्तलात सामने आ रही हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि जो 12 पाकिस्तानी हैं उनकी शिनाख्त भी हो गई है और अब देखना ये है कि इस सारी सूरत हाल के अंदर किस तरह से फैसिलिटेट किया जाएगा। बहुत सारे जो लवाहिकीन हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं वो इस वक्त दुख के आलम में हैं, परेशानी के आलम में हैं और ज़ाहिर है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से बार बार उनकी तरफ से अपील की जा रही है कि उनके प्यारे जो यहाँ से बाहर गए हैं उनके लाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो क्या इकदामात कर रही है। इस सारी सूरत हाल पर प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे और भी दीगर बड़े अहम मामलात हैं जिन पर आज प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, सारी सूरत हाल पर तफसील से बात करने के लिए प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमें ज्वाइन किया है माहिर कानून एनालिस्ट भी हैं राजा आमिर अब्बास साहब ने। अस्सलाम वालेकुम राजा साहब, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। राजा आमिर अब्बास साहब, सबसे पहले आगाज़ कर लेते हैं, ये गवर्नमेंट जो बैक टू बैक जो लेजिस्लेशन सामने आ रही हैं, गुज़िश्ता रोज़ भी सेनेट से एक तरमीम मंजूर की गई जिसमें ज़ाहिर आर्टिकल 62(1)(f) के तहत जो ताहयात नाहली का मामला था अब उसे 5 साल कर दिया गया है। सर, आपको लगता है कि नवाज शरीफ साहब की वापसी की राहें हमवार हो रही हैं बैक टू बैक, जिस तरह से PMLN की लीडरशिप की जानिब से भी बयानात आ रहे हैं कि अब नवाज शरीफ जल्द वापस आ रहे हैं, ज़ाहिर है उन पर केसेस हैं, ताहयात नाहली है, तो उनको फ़ायदा पहुँचाना ही आपको लगता है कि एक बड़ी वजह थी? बिल्कुल, इसमें तो कोई दूसरी बात ही नहीं। 100% ये जो हुकूमत आई थी इसका यही पर्पस था, यही एम था, यही इनका वो जिसको कहते हैं मैनिफेस्टो था कि जी हमने आके पहले नैब के केसेस ख़त्म करने हैं, ओवरसीज़ के वोट का राइट ख़त्म करना है और फिर मियाँ साहब को वापस लेके आना है, जिसके लिए ये पहली कानून साजी नहीं हो रही। उनको जो भी समझ में आ रही है, कभी सुप्रीम कोर्ट के रूल्स के बारे में कानून साजी हो रही है, कभी ECL के से नाम हटाने के बारे में, नैब को तो ख़त्म ही कर दिया गया और ये जो अब कानून साजी हो रही है ये कानून साजी चूँकि वो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं और पार्लियामेंट का इस्तेहकाक है कि वो कानून साजी करें और इसमें सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो यही है कि जी चूँकि कोई डिफ़ाइन नहीं है तो जहाँ पे डिफ़ाइन नहीं होगी मुद्दत ना अहले की तो वो उम्र भर की होगी। लेकिन अगर ये अपने अमेंडमेंट्स के ज़रिए, कानून साजी के ज़रिए इसको 5 साल जो इन्होंने किया है वो करते हैं तो ये उनका एक हक है, एक लॉफुल राइट है और मियाँ साहब को, जहांगीर तरीन को इसका यकीनी तौर पे फ़ायदा होगा। और भी एक दो लोग काफ़ी लोग हैं, एक दो नहीं काफ़ी हैं। इससे पहले वो डिग्री होल्डर्स वाले थे तो इन तमाम की नाअहली खत्म होगी और वो इलेक्शन लड़ सकेंगे। अच्छा, एक जो तनकीद होती है आमिर अब्बास साहब के, ये शायद मखसूस एक नवाज शरीफ साहब को फ़ायदा पहुंचाने के लिए किया गया, लेकिन मेरा सवाल ये कि मुस्तकबिल में ज़ाहिर है अगर कोई लीडर नाअहल होता है जो पहले हुए वो भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, तो इसको स्पेसिफिक पर्सन स्पेसिफिक अमेंडमेंट तो नहीं कहा जा सकता ना? देखिए, पर्सन स्पेसिफिक तो कुछ भी नहीं है। हाँ। ये सब कुछ इसीलिए हो रहा है कि वो आई इसीलिए हैं ये अमेंडमेंट्स करने। आवाम की कोई अमेंडमेंट देख लिया आपने? कोई आपने अमेंडमेंट देखी हो कि गरीब आदमी के लिए कुछ हुआ हो, कोई एग्रीकल्चर के लिए हुआ हो, कोई पेट्रोलियम के लिए हुआ हो? अमेंडमेंट्स तो यही हो रही हैं कि जी इस पार्टी को इसमें जो चीज़ें हैं उसको फ़ायदा पहुँचाना है और इसको यकीनी तौर पे इसका फ़ायदा और लोगों को भी होगा। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि तायात नाअहली वाला जो एक था उसको ये ख़त्म करके 5 साल लिए हैं, लेकिन टाइमिंग देखें ना, टाइमिंग यही है कि जी वो मियाँ साहब को लाना है, ये चीज़ें ख़त्म करनी है, लेवल प्लेइंग फील्ड करना है, तो उसमें वो कामयाबी की तरफ जा रहे हैं और उनका एक राइट है बीइंग ए पॉलिटिकल पार्टी। वो क्यों ना करें, ये सब कुछ उनको करना भी चाहिए और कोई और भी पार्टी होती वो भी यही करती। एंड आई बिलीव कि दिस इज़ पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स एंड दे आर डूइंग इट। ठीक है। अच्छा, आज इलेक्शन के हवाले से बड़ी बात चल रही है, अजीब एक कन्फ्यूजन है कि वक्त पर होने नहीं होने। कल मरीम नवाज ने कहा है कि उम्मीद है कि इसी साल हो जाएंगे। आज बिलावल ने तो ये तक कहा है कि हम लोग तैयार हैं, इत्तेहादी जमातें आएँ और इलेक्शन लड़ें, इलेक्शन में मुकाबला करें। आपको लगता है कि इलेक्शन होने, इस सब में आज एक खबर ये भी आई कि कबल अज़ वक्त तहलील की भी मुशावरत चल रही है कहीं ना कहीं। ज़रा अगर वक्त पर होते हैं तो वो 60 दिन के अंदर होंगे और वक्त कबल अज़ वक्त होते हैं तो वो 90 दिन की तरफ जाएंगे इलेक्शन के मामलात। तो आपको क्या इस सारे सिनेरियो में लग रहा है, वाकई इलेक्शन हो रहे हैं इस साल?
देखिए, कुछ भी हो सकता है। अगर तो ये नज़र आ गया कि मियाँ साहब और नून लीग जो सी है वाक़ई ही वो जीत रही है, फिर तो शायद इस साल भी नज़र आ जाएँ हमें इलेक्शन होते हुए। लेकिन बज़ाहिर अगर यही रहा ट्रेंड कि जी वोट ने अगर पीटीआई को ही जाना है और सारी सीटें अगर मेजॉरिटी उन्होंने ही लेनी है, तो फिर आपको नज़र आएगा कि इलेक्शन में डिले जो कि एक कोई अचंभे की बात नहीं होगी, अनहोनी बात नहीं होगी। एक केयर टेकर हुकूमत ऑलरेडी पंजाब में बैठी है, जो 90 दिन के लिए बैठना था, हाँ। वो अब कहाँ से कहाँ चली गई है। तो अगर वफाक में भी ऐसी केयर टेकर हुकूमत आ जाती है और फिर चाहे उसको किसी इमरजेंसी का रंग दें या कोई और दें, वो तवालत पकड़ती है। सिर्फ ये फिर हमें नज़र आएगा कि ये जो पीडीएम की जमातें हैं, ये आपस में एक दूसरे के ख़िलाफ़ आपको नज़र आएंगी बातें करते हुए, क्योंकि पीपल्स पार्टी चाहती है कि इलेक्शंस हों और पीपल्स पार्टी के अलावा जेयूआई भी चाहती है कि इलेक्शंस टाइम एक पे दूसरे हों। के खिलाफ बातें होती नजर नहीं आएंगी, बातें होना शुरू हो गई हैं। आज बिलावल ने कहा है बजट पर वोट चाहिए तो वादे पूरे करने होंगे, और भी दीगर बहुत सारे मामलात हैं। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, ये बातें होंगी। इलेक्शन लड़ने के लिए ऑब्वियसली आपको कोई ना कोई नैरेटिव लेना होता है और इसमें नून लीग के पास चूँकि वजारत उज़्मा है, वज़ीर आज़म उनके हैं और फिर दो मेन मिनिस्ट्रीज़ उन्होंने रखी हैं। पीटीआई पीपल्स पार्टी ने बड़े टेक्टफुली उस वक्त मिनिस्ट्रियों का इंतखाब किया। जो दो बेसिक मिनिस्ट्री हैं, एक है इसहाक डार साहब की ख़जाने की और एक है इंटीरियर की राना सनाउल्लाह साहब की। ये दोनों मिनिस्ट्रीज़ हैं कि जिससे एक आम आदमी का पाला पड़ता है। या तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होती है या मुल्क में जो महंगाई का जिन बोतल से निकला हुआ है वो जाके जो जितनी भी क्रिटिसिज्म होगी, चूँकि वे वज़ीर आज़म टीम के हेड हैं, कप्तान हैं और इन दो मिनिस्ट्रीज़ में आप देखिएगा कि पीपल्स पार्टी बिल्कुल ये कहेगी, दीगर जमातें भी कहेंगी, जी हमारी तो ये मिनिस्ट्रीज़ नहीं थी। हर मिनिस्टर अपनी मिनिस्ट्री का जवाब देगा और परफॉर्मेंस वो का क्रिटिसाइज सारा करते हुए मलबा नजर जो है वो आएंगे। आप कह रहे हैं कि पीएमएलएन पर गिरेगा। अजीम एग्जैक्टली। चौधरी साहब सीनियर एनालिस्ट भी प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अजीम चौधरी साहब, ज़ाहिर है पीएमएलएन का वाहिद कंसर्न यही था कि इलेक्शन तब होंगे जब हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। नवाज शरीफ साहब की वापसी थी, उनके केसेस खत्म करने थे, दीगर बहुत सारे मामला थे। सर अब आपको क्या लगता है, नवाज शरीफ साहब की वापसी में हायल रुकावटें तो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना शुरू हो गई हैं, वो लेवल प्लेइंग फील्ड मिल गई है नून लीग को या मिलना शुरू हो गई है जिसका वो मुतालबा कर रहे थे? मेरा एनालिसिस इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। मुझे तो नई प्रॉब्लम्स नजर आ रही हैं। आज कौमी असम्बली के इजलास में खुर्शीद शाह साहब ने एक करारदाद पेश की जिसे मंजूर कर लिया गया, जिसमें ये कहा गया कि वो बजट के वो पैसे जो मुख्तलिफ स्कीम्स में के लिए रखे जाते हैं तो 30 जून को लैप्स हो जाता है। वो स्कीम जो अनाउंस की जाए, जिन पर कोई थोड़ा बहुत काम शुरू हो या जिनकी अनाउंसमेंट हुई हो, अप्रूव स्कीम्स हों, उनके पैसे लैप्स नहीं होने चाहिए बल्कि वो कंटिन्यू करने चाहिए नेक्स्ट ईयर। ये तस्वीर की एक छोटी सी झलक है जो हमें नजर आ रही है, और ये इसलिए है कि सिंध में प्राइम मिनिस्टर जब जब सैलाब के हवाले से वहाँ गए और जिस इलाके में गए उस इलाके के लिए उन्होंने मुख्तलिफ स्कीम्स का ऐलान किया, पैसों का ऐलान किया। और आज जो मालाकन का जलसा था, उसकी ज़बान, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके फिक्रे और उसमें इस बात का इजहार कि हम वोट नहीं देंगे अगर आप पैसे नहीं देंगे, और साथ ये भी कह दिया गया कि इस बजट के साथ हमारा लेना देना नहीं है, हमारा कोई इसमें रोल नहीं है और इसहाक डार साहब इसमें रुकावट है। इस हवाले से मुझे तो ये नजर आता है कि पीर को जब बिलावल भुट्टो तकरीर करेंगे कौमी असम्बली के इजलास में, तो कुछ और चीजें भी सामने आएंगी, कुछ पॉलिसी स्टेटमेंट में मजीद जोर आएगा। या तो पीर तक प्राइम मिनिस्टर उनके साथ मामला तय कर लेंगे या वो एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट देंगे जिसके नतीजे में चीजें और ज्यादा खराब हो जाएंगी और इनके बस से शायद बाहर हो जाए अगर कोई मसालियत की राह या कोई तरीका कार ना निकाला गया। ठीक है। अच्छा अजीम चौधरी साहब, आप ये कह रहे हैं कि इख्तलाफात की
खबरें तो पहले ही बहुत ज्यादा गर्म थी, बहुत सारे मामलात पर, ज़ाहिर चेयरमैन नादरा के इस्तीफे के मामलात पर भी थी, फिर चेयरमैन पीसीबी के मामले पर भी इख्तलाफात बड़े खुलकर थे, और पीपल्स पार्टी के बड़े सीनियर रहनुमा बड़ा खुलकर बयान देते थे कि भाई ये हमारी मिनिस्ट्री के अंडर है तो इसकी अपॉइंटमेंट तो हमने ही करनी है। तो अब आज बिलावल जिस अंदाज में बोले, उन्होंने कहा बजट पर वोट चाहिए तो वादे पूरे करने होंगे। आपको लगता है कि ये शुरुआत थी, ये जो इख्तलाफात की खबरें थी, और बिलफर्ज अगर इख्तलाफात हो जाते हैं जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कि मोस्टली यही है कि अब ये इख्तलाफात खुलकर सामने आ जाएंगी, तो उसके बाद का आपको मंजरनामा या सिनेरियो क्या लगता है, फिर आगे होगा क्या, किस तरह से तब्दील होंगी चीजें? दो रास्ते निकलते हैं। अगर फर्ज कर लीजिए कि वो वोट नहीं देते तो ये प्राइम मिनिस्टर और इनकी कैबिनेट जो है वो खत्म हो जाएगी, असेंबली तो अपनी जगह पर रहेगी। क्या असेंबली नया कायदे ऐवान मुंतखब कर सकेगी या नहीं कर सकेगी, जो सूरत हाल है उसमें देखेंगे क्या नई सफबंदी होती है। और अगर पहली दफा में कोई अक्सरियत हासिल नहीं कर सकेगा, जो यकीनन नहीं कर सकेगा, तो दूसरी दफा में जो वोट डाले जाएंगे उसमें जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। तो टेन्योर तो अभी असेंबली की बाकी है 12 अगस्त तक, और उस वक्त तक प्राइम मिनिस्टर भी रहना ही है किसी न किसी को। लेकिन क्या शहबाज शरीफ मामलात को संभाल लेंगे कि नहीं, ये इसहाकदार के लिए एक सवाल होगा कि वो इस हुकूमत को गिराते हैं या इस हुकूमत को बचाते हैं। और उसके नतीजे में क्या क्या कुछ IMF करेगा वो भी एक मामला होगा जो देखने वाला है। ऐसी सूरत में एक दूसरी चीज हो सकती है, वो ये कि अगर प्राइम मिनिस्टर को इस्तीफा देना पड़े बजट की नाकामी की वजह से, तो फिर प्रेसिडेंट पाकिस्तान आईनी दफात के तहत उनको ये कह सकते हैं कि मेरे नजदीक आपके पास ऐवान की अक्सरियत नहीं रही, आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लीजिए। और वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को नहीं मिल सकेगा क्योंकि पीपल्स पार्टी अलग हो चुकी होगी। तो ऐसे में फिर नए प्राइम मिनिस्टर का इंतखाब होगा, और अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ गया हो या इस तरह की सूरत हाल हो, तो फिर प्राइम मिनिस्टर असेंबली तोड़ नहीं सकेंगे, इखलाकी तौर पर भी और कानूनी तौर पर भी। असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करने जाएगी, और मेरे ख्याल में उसके लिए इंतखाब प्राइम मिनिस्टर का, जैसे मैंने आपसे ये तो अजीम चौधरी साहब बड़ी खौफनाक पिक्चर पेश कर रहे हैं आप गवर्नमेंट के एंड पर। आमिर अब्बास साहब, आपको भी लगता है कि हालात इस नहज तक आ सकते हैं? देखिए, ये कोई गैर मुमकिना हालात नहीं है। ये अगर आएंगे भी तो ये एक स्क्रिप्टेड उसके तहत आएंगे, तय होगा जिसमें कि जी अब असम्बलियाँ तोड़नी हैं, अब इलेक्शन कराने हैं या नहीं कराने हैं। क्योंकि इन तमाम बातों का जो असल इशू है वो ये है कि जी अगर ये तमाम चीज़ें होती हैं, महीना 1.5 महीना कोई लंबा टाइम नहीं है। असल वो श्योरिटीज़ हैं कि जी क्या इलेक्शंस वक्त पे होंगे या नहीं, क्या पीपल्स पार्टी को ये श्योरिटी दे दी गई है कि जी इलेक्शंस ने अपने वक्त पे ही होना है, क्या JUI को ये दे दी गई है कि इलेक्शंस वक्त पे ही होंगे। क्योंकि आवाम को अब इससे कोई दिलचस्पी नहीं होगी कि वज़ीर आज़म कोई रहता है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, फाइनेंस बिल अप्रूव होता है नहीं होता है, इन चीज़ों से अब कोई किसी किस्म का कोई पब्लिक की उसमें इन्वॉल्वमेंट आपको नज़र नहीं आएगी। जो कुछ भी होगा लोग यही समझेंगे कि जनाब ये उसी एक ड्रामे का स्क्रिप्ट है। तो लेट्स सी कि अब पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो आपस में कॉन्फिडेंस है वो एक दूसरे पे कितना रहता है, और जरदारी साहब क्या करते हैं। बिल्कुल, और इसमें पीपल्स पार्टी बड़ी सारी सूरत हाल को लेकर कॉन्फिडेंट हैं, क्योंकि आज जिस अंदाज में बिलावल ने कहा, वो कहते हैं इत्तेहादियों से कहते हैं कि वेमत पकड़े, आए इलेक्शन लड़ें, यानी कि हम तो मुकम्मल तौर पर तैयार हैं, आप भी आए और इलेक्शन लड़ें, मुकाबला करें। बहरहाल इस सारे सिनेरियो में PTI कहाँ स्टैंड करेगी अगर ये हालात बन जाते हैं, तो इस पर भी जरा बात करेंगे। मुख्तसर ब्रेक के लिए नाज़रीन कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। अजीम चौधरी साहब, गुज़िश्ता रोज शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि नवाज शरीफ आएंगे तो मुल्क का नक्शा बदल जाएगा। ओवरऑल पार्टी भी अगर देखें तो बहुत ज़्यादा रिलाई कर रही है नवाज शरीफ साहब पर। आपको लगता है कि नवाज शरीफ आएंगे, और अगर आएंगे तो कुछ कर पाएंगे? क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर है, ऑब्वियसली महंगाई है, IMF के मामलात हैं, फिर आज खबर ये भी आई कि नवाज शरीफ साहब ने इजलास तलब कर लिया है मुशावरत के लिए, वज़ीर आज़म भी लंदन जा रहे हैं, पार्टी की सीनियर क़यादत भी लंदन जाएगी।
आमिर अब्बास साहब, आपकी तरफ अगर मैं आती हूँ, आपको लगता है नवाज शरीफ आएंगे? अगर आएंगे तो कुछ कर पाएंगे इन हालात में? वो अभी तक आए क्यों नहीं, मुझे तो ये हैरानगी होती है। वो हम तो सुन रहे थे जनवरी से, फिर उससे वो उनका पिछले इलाज साल चल से, रहा है ना गालिबन। तो वो अभी तक तो नहीं आए। और इलाज खत्म होने तक। जरदारी साहब के होते हुए जब तक उनको 200% यकीन नहीं होगा, और सबसे बड़ी बात है वो अभी तक भी इंतज़ार कर रहे हैं कि वो जो नैब अमेंडमेंट का केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उस केस में क्या सुप्रीम कोर्ट उन अमेंडमेंट्स को बहाल रखती है या उनको ख़त्म कर देती है। अगर ख़त्म कर देती है तो फिर मियाँ साहब का जो केस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो इतने आराम से ख़त्म होता हुआ आपको नज़र नहीं आएगा। लेकिन अगर वो नैब अमेंडमेंट्स को वो कहते हैं ठीक है पार्लियामेंट ने दुरुस्त किया है, नैब को ख़त्म कर दिया है, तो फिर आपको मियाँ साहब का ये वाला केस, क्योंकि कानूनी तौर पे पेचीदगियाँ तो हैं मियाँ साहब के केस में, आएंगे, अरेस्ट भी होंगे वो। अच्छा। और ये चीज़ें ठीक हैं, अपनी जगह चलेंगी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जब तक सुप्रीम कोर्ट से ये तमाम चीज़ें क्लियर नहीं होती तो वो आएंगे, तो फिर इंतज़ार तो वो मैं ख्याल सितंबर अक्टूबर का ही कर रहे हैं। तो लेट्स सी, आएंगे, उन्होंने आना है। और आना है और ख्वाहिश सच आना है, या आपको लगता है ख्वाहिश कि है। आने के बाद भी मुश्किलात हैं? देखिए, आएंगे तो फिर आपको नज़र आएगा कि जरदारी साहब भी एक्टिव होंगे। और क्योंकि पीपल्स पार्टी ने जो इलेक्शन लड़ना है पंजाब में पीटीआई है और नून लीग है, और पीपल्स पार्टी चाहती है कि उनको इन रोड मिले, वहाँ पे कुछ ना कुछ सीटें लें। और वो ये जो एक नई वो पता नहीं कौन सी पार्टी है आईपीपी के नाम से जो बनाई गई है, वो भी मेरे ख्याल बैठे हुए हैं। जहांगीर तरीन साहब भी लंदन में ही बैठे हुए हैं पिछले एक हफ्ते से, और मियाँ साहब से पता नहीं उनकी कोई डायलॉग चल रहा है, सीट एडजस्टमेंट हो रही है नहीं हो रही है। तो बड़ी अच्छी एक सिचुएशन बन रही है। लेकिन ये तब आएंगे कि जब इलेक्शंस हो रहे होंगे। सबसे पहली बात तो है कि ये देखते हैं कि इलेक्शंस वक्त पे होते हैं नहीं होते। सो थिंग्स आर नॉट क्लियर एट द मोमेंट। अच्छा, अभी पीटीआई का वैसे मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं आप? आपको लगता है कि ज़ाहिर है इस्तेहकाम पार्टी में धड़ाधड़ जो लोग जा रहे थे, 3-4 बड़े नाम गए, उसके बाद ये सिलसिला रुक गया है। परवेज़ खटक के हवाले से बड़ी बात हो रही है, उन्होंने कहा मैंने नहीं जाना, मैंने साथ ही रहना है। मैं वो तो ये तक कहते हैं मैंने पीटीआई छोड़ी नहीं है। तो क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं अभी आप? देखिए, मुस्तकबिल पूरे पाकिस्तान का जो है ना, वो डिपेंड करता है एक ही बात पे, और वो है मुस्तकबिल के शफाफ जो उनसे इलेक्शंस हैं अगर होंगे, अगर फेयर इलेक्शंस होंगे, अगर अवाम की मैंडेट का ख्याल रखा जाएगा, भले से कोई भी पार्टी हो, भले से आईपीपी आ जाए, वज़ीर आज़म बना दें अपना। अच्छा। लेकिन बात यही है कि अवामी मैंडेट को अगर सबोटाज किया गया और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस ना हुए, तो फिर पीटीआई को भी यही होगा कि जी उसके लोगों को तो अभी बिल्कुल आपने देख लिया कि किस अंदाज में उनको क्रश करने की पीटीआई को कोशिश की गई है पीडीएम की जानिब से। हाँ। तो अवाम का जो वोट है वो मेरे ख्याल में पीडीएम की जो लीडरशिप है जो चेंज हो रही है उस पर डिपेंड नहीं करती। वोट उनका है अपना नज़रियाती इमरान खान साहब का। अच्छा। तो वो उनको मिलेगा। लेकिन इट ऑल डिपेंड्स कि जी हम एक शफाफ और शफाफ इलेक्शन की तरफ जा रहे कैसे हैं। जाते हैं। एक बात जो बड़ी डिस्कस होती है कि जो इस्तेहकाम पार्टी बनी है, पुराने चेहरे हैं, नई जमात के नाम से अब दोबारा सामने आ गए। आपको लगता है कि पीटीआई की जगह इस्तेहकाम पार्टी ले सकती है? पीटीआई का अपना वोटर जा सकते हैं उन लोगों की तरफ? देखिए, इस्तेहकाम पार्टी का नुकसान पीटीआई को नहीं होगा। इस्तेहकाम पार्टी का नुकसान होना है पीपल्स पार्टी को और मियाँ साहब को, नून लीग को। क्योंकि ये बनी इसलिए है कि अगर वो लोग आते हैं, वो जो हुकूमत में आना चाह रहे हैं, तो फिर ऐसा उनका मार्जिन हो कि 172 का फिगर वो पूरा ना कर सकें। 172 की सीटें वो नहीं लेंगे। तो अगर इनके पास 30, 40, 25 सीटें होती हैं, उधर बलूचिस्तान की होती हैं और आज़ाद लोग होते हैं, तो ये वही चूचों का मुरब्बा बनेगा। एक हंग पार्लियामेंट होगी, किसी की कोई सादा अक्सरियत नहीं होगी। तो कमजोर एक गवर्नमेंट होगी। ये बज़ाहिर नज़र आ रहा है अच्छा। कि जो इस वक्त का जो माहौल चल रहा है। हाँ, अगर आप इलेक्शन को चार्ज कर देते हैं और उसमें कैंपेनिंग की इजाज़त दे दी जाती है, पीटीआई को इजाज़त दे दी जाती है कि वो भरपूर अंदाज में कैंपेन करें
और खुल के आपका चेयरमैन मीडिया पीटीआई का जो फिर, सा हाँ, है वो दिखाए। भी उस जबानबंदी हाँ, उसकी ख़त्म हो जाती है, हाँ। तो फिर आपको इलेक्शंस किसी और रुख पे जाते हाँ, हुए नजर लेकिन आएंगे। 9 मई को जो कुछ भी हुआ, ज़ाहिर है जितना उस पर अफसोस किया जाए कम है। हर बेवतन पाकिस्तानी का उन सानिहात पर दिल दुखा। उसके बाद आपको लगता है कि ये स्पेस दी जाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, या आपको लगता है कि चूंकि बैक टू बैक जो बयानात आ रहे हैं, अभी पीपल्स पार्टी भी कह रही है हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं, मुस्लिम लीग नून भी कह रही है कि ठीक है हम वक्त पर इलेक्शन करा देंगे, आपको लगता है कि एक स्पेस मिल गई है? जो पहले एक तस्करा होता था कि भाई पीटीआई तो इतनी मकबूल है, या चेयरमैन पीटीआई की वो खंबे को भी खड़ा करें तो लोग उन्हीं को वोट देंगे, अब वो सूरत हाल नहीं है, तो स्पेस का फायदा उठाया जाएगा कहीं ना कहीं, आपको लगता है? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये जो 9 मई का वाक़या हुआ है, ये वो चीज़ें हैं कि जो पैरेलल चल सकती हैं। ये वाक़या जो हुआ है, इसको किसी शख्स ने, इसको किसी भी कॉर्नर ने इसको अप्रिशिएट नहीं किया, बल्कि लोगों ने इसमें इस हद तक कहा है कि इसमें सज़ाएँ फ़ौरन और करार वाक़ई होनी होनी चाहिए। चाहिए, हाँ। तो ये कोई ऐसी बात नहीं कि ये दोनों चीज़ें इकट्ठी नहीं चल सकती। इलेक्शन कैंपेन भी चल सकती है, और जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको कानून के दायरा कार में रहते हुए, जो हमारे आईन पाकिस्तान आपको एक फेयर ट्रायल का राइट देता है, उन प्रिंसिपल्स को मद्देनज़र रख के अगर ऐसे जो वो मिसक्रिएंट्स हैं उनके ख़िलाफ़ अगर कोई केसेस चलते रहेंगे, तो वो भले से चलते रहें। देखिए, केस ने साबित तो अदालत में ही होना है ना, शहादतों के बाद। तो ये चीज़ें प्रोसेस का हिस्सा हैं, और इससे अच्छा है कि वो लोग जिन्होंने ये अमल किया है वो आवाम के सामने आएंगे, और आवाम उन्हें इलेक्शन से पहले उठा के परे फेंकेगी। लेकिन बात वही है कि ये अमल एक शफाफ अंदाज में सामने जब नज़र आएगा। ठीक है। अच्छा, आमिर अब्बास साहब, आज टीएलपी और हुकूमत के दरमियान भी मुज़ाकरात हुए, मामला तय पा गए। ज़ाहिर है एक मार्च का ऐलान अनाउंस हुआ था कि कराची से इस्लामाबाद आएंगे, जेहलम के करीब ही अभी पहुंचा था। अच्छा, अब ये जो मुआहिदा हुआ है उसके जो नुकात हैं वो ज़रा मैं अगर आपके पास साथ शेयर करूँ तो टीएलपी के नुमाइंदों ने कहा है कि हुकूमत ने हमारे मुतालबात मान लिए हैं। हमारे मुतालबात ने तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत, फिर महंगाई का खात्मा है, पेट्रोल प्राइसेस कम करना है, उस पर सिग्नेचर भी कर दिए वज़ीर दाखिला ने। फिर डॉक्टर आफिया का मामला भी है कि हुकूमत को ख़त लिखा जाएगा। तो कल तक तो ये भी स्टेट की रिट को चैलेंज कर रही थी जमात, और ज़ाहिरा कलदम जमात के नाम से इसको ज़ाहिरा पाबंदी थी, और आज इस जमात के साथ भी मुतालबात हो रहे हैं, मुज़ाकरात हो रहे हैं। तो कैसे देखते हैं ओवरऑल इस सिनेरियो को, अगर रिसेंट सिनेरियो से जुड़ें? देखिए, ये वो सिनेरियो हैं कि जब आप इलेक्शन के मोड में आ जाते हैं तो आपको हर पार्टी दूसरी पार्टी से डायलॉग करती हुई नज़र आएगी, एडजस्टमेंट करती हुई नज़र आएगी, क्योंकि फोकस अगर पंजाब में मियां साहब के पास अगर कोई उन्होंने सीट टू सीट एडजस्टमेंट नून लीग ने की, तो वो टीएलपी के साथ ही बज़ाहिर लग रहा है कि उन्हें करनी पड़ेगी, क्योंकि अच्छा। टीएलपी का ठीक ठाक वोट बैंक है और उनकी नज़रें उसी तरफ होंगी। भी इसी वजह से शायद जरदारी साहब और आईपीपी जो उनसे हैं उनको नज़र आ रहा है कि मियां साहब जो उनसे हैं वो देख रहे हैं कि पंजाब में आप लोग मेहरबानी करके अपनी हद तक रहिए, सिंध में रहिए, पीपल्स पार्टी को पंजाब मैसेज में जा रहा है। रिवाइव होती देख रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, क्योंकि पिछले दिनों खबरें ये भी आ रही थी, जाहिर है अभी भी जरदारी साहब बड़े एक्टिव हैं, बिलावल भुट्टो जनूबी पंजाब से एक बहुत बड़ी तादाद शामिल हुई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में। फिर इस्तेहकाम पार्टी का मंजर आम पर आ जाना, फिर जाहिर है सारे इलेक्टेबल्स का उस तरफ चले जाना, रिवाइवल देख रहे हैं अब आने वाले इलेक्शन में पीपल्स पार्टी का, बिलखुसूस पंजाब के अंदर बात करें तो? देखिए, अभी पीपल्स पार्टी का देखते हैं कि वो स्टांस क्या लेती है। अब हुकूमत का ये जो पार्लियामेंट के इजलास हो रहे हैं, अगर तो पीपल्स पार्टी ओपनली नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ और नून लीग के ख़िलाफ़ खड़ी हो जाती है और आके कहती है कि जी ठीक है, ये जो कुछ चीज़ें हुई हैं उसको क्रिटिसाइज़ करती हैं और कुछ प्रिंसिपल स्टांस लेती है, तो फिर आवाम का जो वोट है जो पंजाब में, जो कि इस वक्त डिसाइड नहीं कर पाया, ऐसा वोट को पीपल्स पार्टी यकीनी तौर पे कैश करा सकती है, वो ये वोट ले सकती है, क्योंकि लोगों ने देखना है किसी पार्टी को सामने रख के। हाँ। अब ये जो आईपीपी है इसको मैं नहीं समझती वोट मिलेगा। अच्छा। वोट मिलेगा पीपल्स पार्टी को मिल जाएगा, ठीक है, नवाज ठीक है, शरीफ को पॉइंट मिलेगा। टेकन। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया राजा आमिर अब्बास साहब, सीनियर एनालिस्ट माहिर कानून, प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है। नाज़रीन, मुख्तसर ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। ब्रेक से वापस आएंगे तो ज़रा बात करेंगे जो गुज़िश्ता दिनों यूनान में कश्ती डूबने का अफसोसनाक वाक़या पेश आया, इस पर पाकिस्तानी सफारत खाना क्या कर रहा है लवाहिकीन के लिए, वो तमाम लोग जो इस वक्त मुश्किल
में वहां पर फंसे हुए हैं, उनकी वापसी के लिए क्या इकदाम हो रहे हैं, सारी सूरत हाल पर तफसील से बात करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच साहिबा ने। इनसे ज़रा बात करेंगे यूनान में कश्ती डूबने का जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मुमताज़ ज़हरा बलोच साहिबा आपके वक्त का। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या इन्फॉर्मेशन अभी तक ऑफिशियली कन्फर्म हुआ है जहाँ बहक होने वालों की तादाद के बारे में, और ज़ाहिर है जो बच निकले उनके बारे में कितने अफराद ऐसे हैं जिनको बाहिफाजत निकाला गया है? देखिए जी, अभी तक की जो मुसद्दिका इतलात हैं उसके मुताबिक 104 लोगों को निकाला गया जो कि जिंदा हैं और उनकी मुख्तलिफ नेशनैलिटीज़ हैं, और इनमें से हमने जो शनाख्त किए हैं और कंफर्म किए हैं वो उनमें 12 पाकिस्तानी हैं। और ये एक हमारे पास फैक्ट मौजूद है। इसके अलावा ये हमें बताया गया है कि कोई 78 बॉडीज को निकाला गया है पानी से, जो कि लोग वफात पा चुके हैं और उनकी अभी शनाख्त जारी है। उसमें मुख्तलिफ नेशनैलिटीज के लोग होंगे, लेकिन कौन कितने लोग पाकिस्तानी हैं या किसी और नेशनैलिटी के हैं ये अभी अपनी तौर पे नहीं कहा जा सकता। यानी आप कह रहे हैं कि कितने लोग इसमें जाँ बहक हुए, इस हवाले से कोई कंफर्म इतलात नहीं है इस वक्त हमारे पास? नहीं जी, इस वक्त नहीं है। एक तो ये है कि ये पानी में कई लोग डूब गए, वो अभी सब रिकवर नहीं हुए हैं। जो रिकवर हुए हैं उनकी भी अभी शनाख्त नहीं हो सकी, क्योंकि ये अब DNA मैचिंग सी होगी, क्योंकि एक तो हर एक के पास अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं और भी इस तरह के कुछ और भी मसाइल होते हैं, जिसकी वजह से हम लोग अभी आइडेंटिफाई नहीं कर सके कि इनमें पाकिस्तानी कितने हैं। ठीक है, अच्छा ये बता दीजिए कि यूनानी ऑफिशियल से आपकी इस हवाले से क्या बात हुई है? ज़ाहिर इत्तलात ये हैं कि 700 से ज़ायद लोग इस कश्ती में सवार थे, तो क्या ये रेस्क्यू ऑपरेशन अब मुकम्मल कर लिया गया या अभी तक ये ऑपरेशन जारी है? जिस तरह से अभी आप भी बता रही हैं कि अभी मुकम्मल तौर पर जो जहाँ बहक होने वाले लोग हैं उन्हें निकाला नहीं गया, तो ऑपरेशन अभी जारी है? देखिए, ये इसकी जो तफसीलात है वो तो आपको यूनानी हुकाम ही बता सकते हैं, लेकिन हमें जो उनसे बातचीत हुई है उससे हम ये कह सकते हैं कि वो उनकी तरफ से हमें काफ़ी मदद मिली है। उन लोगों को हमारी सफारत खाने के लोग मुलाकात कर सके हैं। उन 12 पाकिस्तानी जो रिकवर हुए हैं उनमें से 10 से वो मुलाकात कर सके हैं। 2 जो हैं वो ज़ख्मी हैं, वो अस्पताल में हैं। तो बाकी अभी जब हमारा DNA का प्रोसेस कंप्लीट होगा, हम DNA के सैंपल्स फराहम करेंगे, तो फिर यूनान के हुकाम के साथ मिलकर आइडेंटिफिकेशन और शनाख्त मुमकिन हो सकेगी। अच्छा, एक चीज और, ज़ाहिर जो लोग वहां पर जाँ बहक हुए या रेस्क्यू किए गए, बच के, उनके लवाहिकीन ज़ाहिर बड़े गम में परेशान हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे किसी तरह का राबिता है या कोई हेल्पलाइन जिससे वो मालूम कर सकें अपने प्यारों के बारे में? जी बिल्कुल, हमारे सफारत खाने ने 2-3 दिन से एक हेल्पलाइन का नंबर अनाउंस किया हुआ है। वो हम लोगों ने भी उसको शेयर किया है और आपसे भी दरख्वास्त है कि अपने नाजरीन तक उन नंबर्स को पहुंचा दें। और ये इस नंबर पर जो भी पाकिस्तानी हैं वो अपने लवाहिकीन के, अपने प्यारों की मदद के लिए जो भी उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इन नंबर से हासिल कर सकते हैं। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि मुकम्मल कोऑर्डिनेशन है आपकी, वो जो लवाहिकीन हैं बासानी मालूम कर सकते हैं। अच्छा, बच जाने वाले जो पाकिस्तानी हैं उनकी वतन वापसी के लिए भी क्या कोई इंतजामात किए गए? ज़ाहिर प्रायोरिटी तो आपकी यही है कि वहाँ पर जितने भी लोग जाँ बहक हुए हैं उनके बारे में मालूमात हासिल कर ली जाए, लेकिन जो बच जाने वाले लोग हैं उनकी वतन वापसी के लिए भी इंतजामात हो रहे हैं? देखिए, इसमें अभी कुछ वक्त लगेगा। अभी उनकी थोड़ी सी जो यूनान के कवानीन के मुताबिक इनसे सवाल जवाब होगा कि क्या सर्कमस्टांसेस थे जिसमें ये हादसा पेश आया, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। उसके बाद जो पाकिस्तानी वापस आना चाहेंगे और वहाँ के कवानीन इजाज़त देंगे तो वो सारे यकीनन फिर उनको वापस लाया जाएगा।
ठीक है। अच्छा मैम, एक ज़ाहिर है बड़ी बात और इस पर डिस्कशन होती है कि गैर कानूनी तरीकों से ये लोग वहाँ पर चले जाते हैं, और जिन जिन हादसात का ये कोई पहला हादसा नहीं, इससे पहले भी मुतादिद हादसात इस तरह के मंजर आम पर आते रहे। तो ये गैर कानूनी जो स्मगलिंग है, इसके रोकने के लिए आपको नहीं लगता कोई तरीक़ाकार वज़ह होना चाहिए, कानून सख्त होने चाहिए, या ऑलरेडी कानून है तो सख्ती से उनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए? जी, इस पे आप यकीनन आपको हमारा वजारत दाखिला और FIA के हुकाम आपको बताएंगे कि वो क्या हम इस पर काम कर रहे हैं, और हम जो यूरोप के भी ममालिक हैं उनके साथ मिलकर इस तरह की इलीगल जो लोग जाते हैं उसको की रोकथाम के लिए हम अपने इक़दाम कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा मैम, ये बताएं कि कोई इत्तलात हैं कि कब तक ये सारा प्रोसेस मुकम्मल कर लिया जाएगा? गो कि अभी इत्तलात ये हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन भी वहाँ पर मुकम्मल नहीं हुआ। ज़रा जिस तरह से पहले भी बात हुई, लवाहिकीन यहाँ पर बड़े परेशान हैं, जिनके बच्चे मुस्तकबिल के सुनहरे ख्वाब लेकर यहाँ पर जाते हैं, लेकिन ज़ाहिर है ये गैर कानूनी है। ये भी एक अवेयरनेस होनी चाहिए यहाँ लोगों को, वालिदैन के अंदर, कि अगर गैर कानूनी तरीके से बाहर जाते हैं सेटलमेंट के लिए तो फिर ये उसका अंजाम हो सकता है। तो ये कुछ बता सकते हैं कि कब तक ये प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा? ये देखें, अभी इसको कहना कबल वक्त है, क्योंकि इसमें बहुत सारे अभी मराहिल हैं। अभी हमें लोगों से DNA दरकार है, जाके वो अपनी हम आइडेंटिफाई कर सकें, शनाख्त कर सकें उन लोगों की जिनकी अमवात हुई हैं। और उसके लिए हमने एक दरख्वास्त भी की है तमाम पाकिस्तानियों को जो कि जिनको खदशा है कि उनके रिश्तेदार इस कश्ती में सवार थे, कि वो DNA की रिपोर्ट्स भिजवा दें ताकि जल्द से जल्द शनाख्त का अमल कंप्लीट हो सके। उसके बाद ये हमें ज़्यादा डिटेल पता चल सकेगी कि कितने इनमें पाकिस्तानी हैं और उनकी डेड बॉडीज को किस तरह वापस लाया जा सकता है। ठीक है, उम्मीद है कि जल्द से जल्द ये रेस्क्यू ऑपरेशन वो मुकम्मल हो जाएगा। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़हरा बलोच साहिबा प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थी। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।